खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सद्दफ परेशान सी ड्राइव करती हुई यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। कल नदीम से मिलकर वो घर आई तो लंच पे मामा अलग ही मौजू लिए बैठी थी। हमेशा की तरह उनकी बातों का रुख सद्दफ की शादी की तरफ हो गया था। उन्हें इस बात का मिलाल था कि 29 की होने के बावजूद वो बहुत से रिश्ते रद्द कर चुकी थी। उसे अब तक अपने घर का हो जाना चाहिए था। जीनत खाला उसके लिए रिश्ते का प्रपोजल लेके आई थी। लड़का पढ़ा लिखा था और बारोजगार था और वो लोग इसे देखने आना चाहते थे। सद्दफ ने उन्हें हीले बहानों से टालना चाहा, मगर वो मसर हो गई थी और उसकी हर शिकायत रद्द कर दी। शायद 1-2 दिनों में वो लोग इसे देखने आ जाते, मगर वो तो नदीम के शहर में जकड़ी हुई थी, क्यों कर शादी कर पाती। उसने विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए अपनी पेशानी सहलाई। आज वो खूब तैयार हुई थी। ये सब तैयारियां नदीम के लिए थीं। हल्के नीले रंग के लिबास में उसका तरशा हुआ सिरापा भला लग रहा था। चेहरे पे मध्यम सा मेकअप था और होंठ सुर्ख लिपस्टिक तले गुलाब की मानंद लग रहे थे। यूनिवर्सिटी के पार्किंग में रुककर जूं ही वो गाड़ी से उतरी, उसकी निगाह नदीम पे जा रुकी। वो अपनी गाड़ी से उतर रहा था। उसे देखकर वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आया था। डिपार्टमेंट की एक क्लास टूर के लिए नथिया गली की तरफ जा रही थी। कुल 25 के करीब तलबा थे, जिनके साथ एक मेल और एक फीमेल टीचर का जाना जरूरी था। मीटिंग में नदीम ने रज़ाकाराना तौर पर अपना नाम पेश किया था और फीमेल टीचर के नाम के लिए उसने सद्दफ का नाम तजवीज़ कर दिया था, जिसे कुछ पसो पेश के बाद कबूल कर लिया गया था। नदीम मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर आया। उसका रुख सद्दफ के ऑफिस की तरफ था। दरवाजा नॉक करके वो अंदर आया। सद्दफ अपनी तमाम तर हश्र सामानियों के साथ मेज के पीछे कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई और सर को खम किया। आए नदीम, बैठे, वो बोली। नदीम उसे गहरी नजरों से देखता हुआ उसके ऐन सामने जा बैठा और कोहनियां मेज पर टिका कर जरा आगे को झुकाया। वो उसके अंदाज से पजल सी होने लगी। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? वो उसकी निगाहों की तपिश से पिघलते हुए पूछने लगी। नदीम ने ठंडी आह भरी वो उसे अपनी बेताबियां कैसे बताता। फिर नथिया गली के टूर की बातें होने लगी। नदीम ने उसे टूर की लिस्ट में उसके नाम के बारे में बताया तो वो जरा परेशान हुई। मैं कैसे जा सकती हूँ नदीम? क्यों नहीं जा सकती? जैसे सब जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ। वहाँ काफी बड़ा गेस्ट हाउस है, कोई परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी 2 दिन की तो बात है। वो उसे कायल करने लगा। ठीक है, मामा से बात करूंगी। वो नीम रजामंद सी हो गई। ये अच्छा एडवेंचर था। वैसे भी उसे सैरो तफरी में काफी दिलचस्पी थी। उम्मीद है मामा मना नहीं करेंगी। नदीम उसे निगाहों में भरते हुए बोला। गुजरी शब उसने राहिला के पहलू में बिताई थी, मगर दिलो दिमाग में सद्दफ समाई हुई थी। इन लम्हों में भी वो सद्दफ को सोचता रहा था। राहिला के वजूद में उसे महसूस करता रहा था। कब जाना है? सद्दफ पूछ बैठी। अगले बुध को। अभी कुछ दिन है जाने में। नदीम ने उसे मतला किया तो उसने सर हिला दिया। वो मामा से इजाजत लेना चाहती थी। घूमने फिरने का उसे बेहद शौक था। सद्दफ चाय और दीगर लवाजमात से भरी ट्रॉली धकेलती हुई ड्राइंग रूम में आई। वहां अम्मी के साथ जीनत खाला, एक और बड़ी उम्र की खातून, एक बारिश मर्द और 30-32 साल का मर्द बैठे थे। अम्मी ने उसके लाख मना करने के बावजूद उन्हें बुला ही लिया था। खातून ने जल्दी से उठकर उसे गले से लगाया और खुश दिली से उसका माथा चूमा। यहाँ बैठो बेटा। उन्होंने उसे अपने बराबर सोफे पर बिठा दिया। वो नर्वस होने लगी। पलकें फर्श में गड़ी हुई थीं। वो उससे मुख्तलिफ चीजों के बारे में पूछती रही, जिसका जवाब सद्दफ हूँ हाँ करके देती रही। उसे उलझन होने लगी थी। वो वहां से उठ जाना चाहती थी। उसकी नजरें सामने पड़ी। वो उसे गहरी पुरशौक नजरों से देख रहा था। सद्दफ ने नजरें चुरा ली। दिखने में वो इतना बुरा नहीं था। पैंट और टी शर्ट का लिबास उस पे जच रहा था। वो नजरें झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी और नाखूनों को खुरचने लगी। फिर वो उठकर अंदर आ गई। उनके जाने के बाद मामा उसके कमरे में आई थी। खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। उन्हें फहद और उसके घर वाले बेहद पसंद आए। खाते पीते घर के सुलझे हुए लोग थे। वसी घर था और लड़का अच्छा कमाता था। लोग भी खानदानी थे। सद्दफ ने उनकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। अगरचे फहद उसे दिखने और अंदाजो एतवार में इतना बुरा नहीं लगा था, पर वो परसों की तैयारी कर रही थी जब उसे टूर पे जाना था।
नदीम आज लाउंज में बोतल खोले बैठा था। राहीला ने किचन में से झांक के देखा, वो डिनर के बाद सिंक में पड़े बर्तन धो रही थी। कुछ दिनों से नदीम में आने वाली तब्दीली से वो बहुत खुश थी। वो पहले की तरह उससे बदसलूकी नहीं कर रहा था, मगर उसकी शराब नोशी की आदत उसे पसंद नहीं थी। अभी वो सोफे पे बैठा टीवी देख रहा था, पैर सामने टेबल पर धरे थे। वक्फे वक्फे से जाम मुंह से लगाकर वो चुस्कियां ले रहा था। उसने बर्तन धोए और टॉवल से हाथ पोंछते हुए बाहर आई। इधर आओ मेरी बुलबुल। उसे देखकर नदीम ने हाथ लहराया था। यकीनन वो काफी पी चुका था और नशे में था। इधर आओ, यहाँ मेरे पास बैठो, उसने बहकी बहकी आवाज में कहा। तो वो उसके पास जा बैठी और नापसंदीदगी से उसके हाथ में पकड़े जाम को देखा। इतना क्यों पी रहे हैं आप? वो नाक चढ़ाकर बोली। क्योंकि मैं खुश हूँ, वो मुस्कुराकर लहराती आवाज में बोला और उसे कमर से थाम कर अपनी तरफ खींचा और अपनी आगोश में भर लिया। किस बात की खुशी? वो उसकी बाहों में सिमट कर बोली। दिल सीने में ऊधम मचाने लगा था, क्योंकि हम टूर पे जा रहे हैं परसों, मैं और तुम। वो नशे में था और उसे सद्दफ समझकर बात कर रहा था। वो चौंकी। क्या ऊल फूल भूल रहे हैं आप? नदीम, ये सद्दफ कौन है? मेरा नया नाम रख लिया क्या आपने? वो खुद को पुरसकून रखते हुए बोली। सद्दफ ही तो हो तुम मेरी जान। वो उसे मजीद करीब करते हुए बोला। वहां ऑफिस में तो मौका नहीं मिलता, पर अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। चलो अब बेडरूम में। वो उसे खुद से लगाए लड़खड़ाते हुए उठा, जबकि वो उसकी बातें सुनकर जर्द सी हो गई। जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। वो उसे बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ जा रहा था। बेख्तियार उसने अपना बाजू उससे छुड़ाया। क्या हुआ सद्दफ, चलो ना। उसने बाजू फिर से पकड़ा और लहराते हुए अंदर कमरे की तरफ खींचा। वो बेजान सी उसके हमरा अंदर की तरफ बढ़ी। वो किसी और के धोखे में उसे साथ ले जा रहा था। बेड के करीब ले जाकर नदीम ने शर्ट उतारी और उसकी तरफ मुड़कर उसे बाजुओं में लेना चाहा। वो झिझक कर दूर हुई। वो हैरान सा हुआ। क्या हुआ सद्दफ? वो राहीला के करीब आया। राहीला उसे जख्मी नजरों से देखा। मैं सद्दफ नहीं हूँ, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। नदीम उसे आंखें पिटपटाते हुए खुमार आलूद नजरों से देखता रहा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर आगे बढ़कर उसे बाजुओं में लेकर बेड पे लिटाने की कोशिश करने लगा। राहीला ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेला और उससे दूर हुई। मैं सद्दफ नहीं हूँ नदीम, मैं राहीला हूँ, आपकी बीवी, वो भराई हुई आवाज में बोली। तो तुम? नदीम हकलाया। उसका नशा कदरे कम होने लगा था और वो सूरत हाल को समझने लगा था। उसे कुछ अंदाजा हो गया था कि नशे में वो अपना राज फाश कर बैठा है। वो गुस्से से राहीला को देखने लगा। वो आंखों में आंसू लिए तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। आप मुझे सद्दफ समझ रहे थे ना? पर आपकी इतला के लिए अर्ज है, मैं राहीला हूँ। मैं तुम्हें प्यार से सद्दफ बोल रहा था, वो डटाई से बोला। बस करें नदीम, किसे धोखा देंगे आप? वो दर्द से चीखी थी। आवाज नीची रखो, वो गर्राया, और अपनी हद में रहो। मैं हद में हूं नदीम, आप ही हद से बाहर जा रहे हैं। वो चिल्लाई। आंखों के कटोरे भर आए थे। वो जबड़े भींचकर उसकी तरफ बढ़ा और हाथ उसके गले पे रख दिया। खामोश रहो तुम। जब मैं कह रहा हूं कि प्यार से सद्दफ कहा मैंने, तो मान क्यों नहीं रही? राहीला को एक लम्हे के लिए सांस रुकती हुई सी महसूस हुई। उसकी पुश्त दीवार से जा लगी थी, आंखें छलक पड़ने को थीं। वो उसकी बदसलूकियों को सहती आई थी, मगर बेवफाई सहना उसके बस से बाहर था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो बोली। करारा थप्पड़ उसके बाएं गाल पे पड़ा था। उसका कान सुनसनाने लगा। हाथ अपने गाल पे रख के वो रोने लगी। तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो? अभी बताता हूं तुम्हें। नदीम आपे से बाहर सा हो गया और अपने पैंट के हेलमेट उतारने लगा था। वो सहम सी गई। उसके गुस्से से वो दहल जाती थी। बेल्ट उतार कर हाथ में घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें शराब पीकर सुर्ख हो रही थी। वो अब भी काफी हद तक नशे में था। नदीम ऐसे ना करें, उसने इल्तिजा की, मगर शराब की आवाज से बेल्ट उसके बदन पे लगी थी। वो तड़प उठी। मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकली थी। फिर बेल्ट उसके जिस्म पर तवातर से पड़ने लगी। वो बहके हुए लहजे में उसे गालियां दे रहा था और बेड पर गिरा कर मार रहा था। उसकी हल्की हल्की चीखें और कराहें कमरे में गूंजने लगीं। उसके बाजुओं, टांगों, पुश्त और कूलों पर बेतहाशा जरबे पड़ रही थी। नदीम पर उसकी इल्तिजाओं का कोई असर ना हो रहा था। वो बेल्ट से उसकी पुश्त पे मारे जा रहा था। उसकी दर्द भरी कराहें बेअसर थीं। आखिर थक कर खुद ही उसने मारना तर्क कर दिया और बेल्ट फेंक कर बाहर निकल गया। लिबास जगह जगह से फट चुका था और बाजू छिल गए थे, जिसपे नील उभर आए थे। उसका नाजुक सा बदन चूर चूर हो गया था।
वो बेड पे ऊंधी पड़ी सिसकती रही। वो उस पे सितम तोड़कर घर से बाहर जा चुका था। सद्दफ नदीम के घर के सामने खड़ी थी। आज उसने यूनिवर्सिटी जाते जाते न जाने क्यों अपना रुख उसके घर की तरफ कर दिया। घर के ऐन सामने गाड़ी रोककर वो उतरी और दीवार में लगी बेल का बटन दबाया। नदीम उसे अचानक सामने देखकर क्या बोलेगा वो दिल ही दिल में सोच के मुस्कुराई। कई घंटियां बजने के बाद दरवाजा खुला और एक उलझे हुए हुलिये वाली जवान साल औरत की झलक दिखाई दी थी। सद्दफ चौंकी। जी फरमाइए, उसने सद्दफ को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। वो नदीम साहब से मिलना था, सद्दफ ने कहा और उसे बगौर देखा। वो समझ गई थी कि ये नदीम की बीवी हो सकती है, मगर उसके हुलिये ने सद्दफ को चौंकाया था। उसके बाल बिखरे हुए से थे और लिबास मसला हुआ था। आंखें मतोरम और सुर्ख सी थीं, यूं जैसे वो रोती रही हो। जी वो नहीं है घर पे, रात को कहीं चले गए थे, उसने हाथ से अपने बाजू को सहलाते हुए कहा। सद्दफ ने उसे बगौर देखा। उसके चेहरे पे तकलीफ के आसार थे, यूं जैसे उसे दर्द हो रहा हो। सद्दफ चौंकी। उसके बाजू पर पड़े नील सद्दफ की नजरों से छुपे नहीं रह सके थे। आप कौन हैं? सद्दफ ने झिझकते हुए पूछा। मेरा नाम राहीला है, नदीम की बीवी हूँ, वो बुझे हुए अंदाज में बोली। सद्दफ के ख्याल की तस्दीक हुई थी। सद्दफ ने इस बात में सर हिलाया वो और वापस गाड़ी की तरफ मुड़ी और दरवाजा खोलकर उलझी हुई सी गाड़ी में आ बैठी। नदीम ने कहा था कि वो राहीला को उसके घर भेज चुका है, मगर वो घर पे थी और वो भी इंतहाई अबतर हुलिये में। सद्दफ सोचे गई, क्या नदीम ने उससे झूठ कहा था? क्या वो कुछ छुपा रहा था? राहीला किस हद तक जिम्मेदार थी उनके झगड़ों की? उसका दिमाग सवालों की आमाजगाह बना हुआ था। उसने सर झटका और विंड स्क्रीन के पार देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। नदीम के ऊपर उसके एतमाद कमजोर होने लगा था। वो जल्द ही उसके कमरे में आ गया था और सद्दफ के बिल्कुल साथ लग के खड़ा था। वो इस जितनी लंबी ना थी, मुश्किल से उसके कंधे के बराबर आती थी। उसका हाथ नरमी से उसकी कमर पे सिरक रहा था। सद्दफ कसमसाई, उसके गाल दहकने लगे थे। कैसा लगा तुम्हें कमरा? नदीम ने पूछा। अच्छा है, वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। आपका कमरा कौन सा है? ये साथ वाला, उसने कहा। काश बीच में कोई दरवाजा होता। नदीम ने अपना मुंह सद्दफ के कान के पास ला के सरगोशी की। सद्दफ का दिल जोर से धड़का। क्यों? अगर दरवाजा न होता बीच में तो क्या होता? आने जाने में आसानी होती मुझे। वो उसे कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए बोला। जी नहीं, शुक्र है कोई दरवाजा नहीं है। आप बहुत बदतमीज हो। पिछली बार बहुत बदतमीजी की थी आपने मेरे साथ। वो उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। पिछली बार तो समझो कुछ हुआ ही ना था। आज रात को आके बदतमीजी का मतलब समझाऊंगा तुम्हें। वो उसकी सुराहीदार दूधिया गर्दन से बाल हटाते हुए बोला और अपने होंठ वहां रख दिए। वो कांपी और सुर्ख चेहरे से नदीम को घूरा। वो दोनों पूरी क्लास के हमरा नथिया गली आ चुके थे और पहाड़ी के ऊपर बने एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। सद्दफ को जो कमरा अलाट हुआ था वो उसमें आ गई थी। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ सिंगल बेड पड़ा था, करीब ही 2 सोफे पड़े थे जिनके सामने छोटी सी मेज थी। खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी। अटैच बाथरूम भी मौजूद था। उसके आने के कुछ देर बाद नदीम आ गया था और अब खिड़की में उससे लग के खड़ा था। मैं तो दरवाजा बंद करके सोऊंगी, तब क्या करेंगे आप? बंद करके ना सोना, 10 बजे आऊंगा और फिर। उसने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। सद्दफ ने रुख दूसरी तरफ कर लिया। उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। ठीक है, वो होंठ काटते हुए बोली। आ जाना रात को। आऊंगा, तैयार रहना, अभी जा रहा हूँ। वो उसकी कमर को थपथपाते हुए बोला और बाहर की तरफ बढ़ा। सद्दफ होंठ भींचे खिड़की में खड़ी रही। उसके वजूद में अजीब सी बेकरारी फैलने लगी थी। राहीला शिद्दत से रोने के बाद बहुत देर से एक ही पोज में सोफे पर बैठी थी। पिछली 2 रातें मुश्किल से गुजरी थीं। वो एक लम्हे के लिए भी न सो पाई थी। उसका नाजुक बदन नदीम के दिए हुए जख्मों से चूर था। फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था, जबकि नदीम टूर पर जा चुका था। देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद वो उठी और होंठ भींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। वो एक फैसले पर पहुंच गई थी। बेडरूम में जाकर उसने एक बैग निकाला और अपने कुछ जोड़े तय करके उसमें रखने लगी। बैग बंद करने के बाद वो वॉशरूम में गई और मुंह पे चंद छपाके मारे और तौलिए से चेहरा खुश करती हुई बाहर आ गई। कपड़े बदलकर वो बेड के किनारे आ बैठी और साइड पे पड़े टेबल की दराज खोल के कुछ तलाश करने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसके हाथ लगी थी। ये वो पुड़िया थी जो उसे काशिफ ने दी थी। वो अपने हालात से फरार की तलाश में थी। उसने टेबल पे पड़े जग से गिलास भरा
और पुड़िया से थोड़ा सा नशा आवर सफूफ ग्लास में डाल के घोलने लगी। अच्छी तरह घोलने के बाद उसने लंबी सांस ली और गिलास लबों से लगा लिया। चंद लम्हों बाद उसके दिमाग पे धुंध सी छाने लगी थी। उसे अपना वजूद हल्का पुल्का हवाओं में तैरता हुआ महसूस हुआ। वो वहीं बिस्तर पर ढह सी गई। फिर उसके हवास कदरे बहाल होना शुरू हुए। न जाने कितनी देर वो यूं ही खुद से बेखबर बिस्तर पे पड़ी रही थी। वो चित लेटे खाली नजरों से छत को देखे गई, फिर मुजहम्मिल से अंदाज में उठ बैठी, झुककर पैरों में जूते पहने और पास ही पड़ा बैग उठाकर लड़खड़ाते कदमों से बाहर की जानिब बढ़ी। बदन पे एक सरूर किसी कैफियत छाई हुई थी। नशे की हिद्दत से गाल लतमता रहे थे। दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गई और लान अबूर करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ी। बैग उसने कंधे से लटका रखा था। दरवाजा खोलकर वो डगमगाते कदमों से गली में आगे बढ़ने लगी। वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनके करीब से होते हुए वो आगे आ गई। अमीना खाला के घर के सामने आकर वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई और लरसता हुआ हाथ बढ़ाकर घंटी के बटन पे रखा। उसका ज़हन नशे से मगलूब हो रहा था। दरवाजा खुला और काशिफ का चेहरा नजर आया था। उसने राहिला को बगौर देखा। आंखों में एक चमक सी लहराई थी। राहिला बिना कुछ बोले अंदर की जानिब आई और लॉन अबूर करते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। वो उसके पीछे ही आ रहा था। घूमते सर के साथ उसने सीढ़ियां चढ़ी और लॉन्ज में आ गई, जहां उसके ख्याल में अमीना खाला को होना चाहिए था, मगर वहां कोई ना था। सोफे के करीब आते हुए उसने पलटकर काशिफ को सवालिया नजरों से देखा। खाला कहाँ है? नहीं है घर पे, उसने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, मगर उसकी नजरें राहिला के वजूद में गड़ी हुई थीं। कहाँ गई हैं? उसने बेचैनी से पूछा। वो लाउंज के दरवाजे के अंदर सोफे के पास खड़ी थी और बैग अभी तक उसके कंधे से लटक रहा था। उसका चेहरा तप रहा था और हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। उसे अल्फाज की अदायगी में मुश्किल हो रही थी। शायद उसने ड्रग की कुछ ज्यादा डोज ले ली थी। मार्केट तक गई हैं, आती ही होंगी। तुम बैठो, काशिफ ने उसे गौर से देखते हुए कहा। वो उसकी कैफियत को भांप गया था। तुम ठीक तो हो ना? राहिला फीका सा मुस्कुराई और खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ ठीक हूँ, वो बोली। नहीं ठीक नहीं हो तुम, बैठो सोफे पे। वो करीब आया और बैग उसके हाथ से लेके टेबल पे रख दिया और फिर उसे बाजू से पकड़ के सोफे की तरफ ले गया। बैठो यहाँ। राहिला खामोशी से बैठ गई। नशे ने उसकी कुव्वत इरादी कमजोर कर दी थी। वो उसकी बातों पे अमल कर रही थी। उसने सोफा की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। उस पे निकाहत सितारी होने लगी थी। उसका दिल कर रहा था वहीं सो जाए। काशिफ उसके करीब ही सोफे पे आ बैठा। वो आंखें बंद किए बैठी रही, जिस्म पे गनूदगी का गलबा था। बदन से जैसे जान नुचड़ गई थी। पानी दूं तुम्हें? उसने कहा और करीब पड़े टेबल से गिलास भरा। एक बाजू राहीला के कंधों पे रख के उसे सहारा देकर सीधा किया और गिलास उसके होंठों से लगा दिया। राहीला ने चंद घूंट हल्क से नीचे उतारे थे। काशिफ ने गिलास वापस से टेबल पर रख दिया। वो उसके करीब बैठा था। उनका बदन आपस में मस हो रहा था। राहीला ने उसका बाजू अपने कंधे से हटाना चाहा, मगर उसमें इतनी सख्त नहीं थी। ज़हन ख्वाबीदा था, मगर वो काशिफ की हरकतों को समझ पा रही थी। वो उसके मजीद करीब हुआ जा रहा था। वो बेचैन होने लगी। अजीब सी बेबसी थी। काशिफ मुझे घर छोड़ाओ, उसने रुक रुक के बमुश्किल कहा। छोड़ आऊंगा, क्या जल्दी है? उसने कहा और राहीला को अपनी आगोश में ले लिया। वो बुरी तरह बेकाबू हो रहा था। राहीला मज़ाहमत के काबिल नहीं थी। उसकी खामोशी को शायद काशिफ रजामंदी समझ रहा था और उसे अपने साथ लिपटा रहा था। वो उसके गिरेबान के खुले हिस्से पे अपने होंठ रखने लगा। राहीला की आंखें भर आने लगीं। उसी लम्हे घंटी की आवाज आई। काशिफ चौंका। वो उसे सोफे पे छोड़कर बाहर की तरफ लपका। बाहर से अमीना खाला की आवाज आई थी। वो सोफे पर ढह सी गई। न जाने कितनी देर बाद वो कदरे संभली। अमीना खाला उसके पास ही बैठी थी। काशिफ कहीं फरार हो चुका था। उनसे बातें करने लगी। फिर उसने उन्हें बताया वो घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी और अम्मी अब्बू के घर जा रही थी, हमेशा के लिए। सदफ ने डिनर कर लिया था और कमरे में आकर लेट गई थी। कमरे में बिजली के हीटर की खुशगवार हिद्दत फैली हुई थी। 10 बजे में कुछ देर बाकी थी। वह नदीम के बारे में सोचने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी से सनसनाहट सी उबर कर पूरे बदन में फैली थी। फिर उसे नदीम की बीवी का ख्याल आया। शायद नदीम ने उससे गलत बयानी की थी, मगर वो झूठ क्यों बोलेगा? उसने सोचा, खैर पूछ लूंगी। हो सकता है वो लड़की जिससे मैं मिली थी, जो काफी अबतर हालत में थी, वो उसकी बीवी ना हो, कोई और हो। उसने सोचा। 10 बजे से कुछ पहले ही दरवाजे पे मदम दस्तक हुई थी। उसने उठकर दरवाजा खोला। नदीम अंदर आया था।
सद्दफ ने बाहर देखा, सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। सर्दियों की इन रातों में बाहर कोई नहीं बैठ सकता था। उसे अंदर आते हुए देख लिए जाने का इम्कान कम था। वो दरवाजा बंद करके पलटी ही थी कि नदीम ने उसे बाजुओं में भर लिया। उसका भरा भरा सांचे में ढला जवान बदन उसके चौड़े सीने से मस होने लगा। सद्दफ ने बेकरार होकर आंखें बंद कर लीं। उसकी सांस धोखनी की तरह चलने लगी थी। बहुत दूर रह लिए हम, आज सारी दूरियां खत्म कर दूंगा इस कमरे में, इस बेड पे। सद्दफ को उसकी सरगोशी सुनाई दी। वो उसे बाजुओं में लेके भींच रहा था। नदीम ने उसका चेहरा जरा ऊपर करके अपने होंठ उसके नर्म रसीले होंठों पे रख दिए और नरमी से चूमने लगा। सद्दफ की सांस रुकने सी लगी। वो बेखुद हो रही थी। वो उसे बेतहाशा चूम रहा था। नदीम नीचे को झुका और उसके कूलों तक हाथ रखकर उसे ऊपर को उठा लिया। उसका चेहरा नदीम से ऊपर हो गया था। नदीम उसे यूं ही पकड़े हुए गर्दन पे चूमने लगा। वो लरजने लगी। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। नदीम ने अपना चेहरा सद्दफ की नर्म सेहतमंद छातियों में धंसा लिया और उसे यूं ही ले जाकर बेड पे बिठा दिया और सीधा करके बेड पे लिटाने लगा। नहीं नदीम, वो बेतहाशा सुर्ख चेहरे के साथ बोली थी। क्यों, क्या हुआ? वो ठटका। आप शादीशुदा हो तो क्या हुआ? मैं पसंद करता हूं तुम्हें, पर आपकी बीवी है। वो बेड पर उठ बैठी थी। उसने उसे कंधों से पकड़कर वापस लिटाना चाहा था मगर नाकाम रहा। वो कई हफ्तों से महके गई हुई है यार, नहीं बनती उससे मेरी, नदीम ने कहा तो सद्दफ ने उसे बेयकीनी से देखा। वो उसके मुंह पे झूठ बोल रहा था। मैं परसों आई थी आपके घर, उसने हौले से कहा। किस वक्त? वो कदरे बौखला गया था। सुबह को। आप नहीं थे, दरवाजा आपकी वाइफ ने खोला, तब तो वो थी घर पे। अब आप कह रहे हैं कि वो घर गई है कई हफ्तों से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नदीम ने ढटाई से कहा। वो कदरे झुंझलाया हुआ था और उसके करीब आना चाहता था। मुझे पड़ता है फर्क, आप झूठ बोल रहे हो मुझसे। वो करीब पड़ा दुपट्टा लेते हुए बोली। आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पसंद। अच्छा सॉरी, अब यहाँ आओ। नदीम ने उसे बाजू से पकड़ा मगर उसने खुद को छुड़ा लिया। नहीं, आप अभी जाओ यहाँ से, सद्दफ ने उसे दूर करते हुए कहा। सद्दफ तुम, नदीम ने कुछ कहना चाहा मगर सद्दफ ने उसकी बात काट दी। नदीम अभी जाएं प्लीज, मुझे मजबूर ना करें। वो चंद लम्हे उसे होंठ भींचे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। वहां कयाम के बाकी दिन भी उनके बीच ज्यादा बात नहीं हुई। वो कई बार सद्दफ के पास आ जाता था मगर वो हूं हां करके जवाब देती रही। घंटी की मुसलसल बजती हुई आवाज से नदीम की आंख खुल गई। उसने बेड पर से उठना चाहा मगर कोई उससे लिपटा हुआ था। ये करीब 25 साल की सांवली मगर खूबरू सी लड़की थी जिसे वो पिछली रात चंद हजार के एवज अपने साथ लाया था। रात की मशक्कत के बाद अब वो बेड पे बिखरी हुई सी सो रही थी। नदीम ने उसे खुद से जुदा किया। वो रात भर अपनी वहशत उस पे उतारता रहा था। अभी भी वो बरहन्ना हालत में कंबल के अंदर लेटी हुई थी। वो जरा सा कसमसाई और करवट बदल कर दूसरी तरफ लेट गई। नदीम की नजर उसकी बरहन्ना पुश्त पर पड़ी थी। उसकी चिकनी कमर से कंबल ढलक गया। नदीम ने उंगली से उसकी कमर की हड्डी को गर्दन से लेकर नीचे तक छुआ। घंटी अब भी बज रही थी। शायद कोई उंगली बेल पर रखकर भूल गया था। वो अपनी तवज्जो उस लड़की से हटाता हुआ मुंह ही मुंह में बुदबुदाता उठा। चप्पल पैरों में अड़से और किसी कदर डोलते कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। शर्ट पहनने की जहमत नहीं की थी उसने। दरवाजा खोल के उसने बाहर झांका। बाहर मस्कीन सी शक्ल वाला दरमियानी उम्र का डाकिया खड़ा था। क्या बात है? उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। नींद से उठाए जाने पर वो झुंझलाया हुआ था। साहब आपकी डाक आई है। उसने मौदबाना अंदाज में हाथ में पकड़े लिफाफे उसकी तरफ बढ़ाए। नदीम ने लिफाफे लेकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया और वापस अंदर की तरफ आया जहां उसकी गुज़श्ता शब की साथी नींद में मदहोश पड़ी हुई थी। राहिला को घर से गए 2 हफ्ते से ऊपर हो गए थे। उसने पलट कर नहीं देखा था। परसों नदीम ने उसे कॉल की और उसे वापस आने का हुक्म दिया तो उनकी तल्ख कलामी हो गई थी। नदीम ने उसे गलीज गालियां देकर फोन बंद कर दिया था। तब से वो पेशावर औरतों को घर लाने लगा था। 1 हफ्ते में ये तीसरी लड़की थी। वो वापस बेडरूम में आया और बेड पे बैठ गया। वो उसके पीछे महवे ख्वाब थी। चंद लम्हे वो बेड के किनारे गायब दिमागी के आलम में बैठा रहा। फिर हाथ में पकड़े लिफाफों में से एक चाक किया। उसमें से एक कार्ड निकला था। कार्ड के मजमून पे नजर पड़ते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। नींद काफूर हो गई। ये सद्दफ की शादी का कार्ड था। वो शादी कर रही थी। दूल्हे का नाम फहद रजा लिखा हुआ था। नदीम के मुंह से बेख्तियार सद्दफ के लिए गंदी सी गाली निकली थी। वो उसके
किदराए हुए जिस्म को हासिल करने के लिए बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन अब उसे कोई और ले उड़ा था। कुतिया है वो, गंदी नस्ल की, वो बड़बड़ाया। सामने तपाई पर से शराब की आधी बोतल उठाकर चंद घूंट लिए आधी वो रात को पी चुका था। कार्ड को कारपेट पर फेंक कर उसने दूसरा लिफाफा उठाया। उसे खोलकर देखने के बाद उसे पहले से भी बड़ा हैरत का झटका लगा था। ये खुला का नोटिफिकेशन था। राहिला ने उससे खुला लेने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी थी। उसने हाथ में पकड़ी बोतल पूरी कुव्वत से दीवार पे मारी। गालियों का एक फवारा सा उसके मुंह से फूटा था। उसके उकब में लेटी नीम बरहन्ना लड़की हड़बड़ा कर उठ बैठी और हरासा नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ डार्लिंग? उसने लोचदार आवाज में पूछा। तुम्हारा हो गया है। उसने पलटकर लड़की को एक गंदी गाली से नवाजा, जिसका उसने कतन बुरा नहीं माना। शायद वो उसकी आदी थी। दफा हो जाओ यहां से, वो गरजा था। लड़की सहम सी गई और एक चादर लपेटकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। कपड़े पहनकर वो बाहर आई तो उसका उलिया कदरे सुलझा हुआ था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अपनी मेहनत की कीमत वो रात को ही वसूल कर चुकी थी। एक निगाह उसने नदीम पे डाली। फिर जरूरत हो तो कॉल कर देना, उसने कहा। नदीम ने शायद सुना ही नहीं, वो बाहर निकल गई। वो हारे हुए जवारी के तरह बैठा हुआ था, कंधे झुके हुए और चेहरा वीरान था। उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जो शायद किसी लिफाफे में था और अब कारपेट पे गिर गया था। उसने उठा के पढ़ा। जब जख्म फैलकर नासूर बन जाएं तो उन्हें काटकर अलग कर देना चाहिए। ये राहिला की हैंड राइटिंग थी। शायद वो उसके और अपने रिश्ते की बात कर रही थी। उसने एक हज़ियानी कहकहा लगाया और कैबिनेट के पास जाकर शराब की नई बोतल निकालने लगा। अपने किए का फल उसे मिल रहा था। अपनी खुसियाहट वो शराब में डिबोना चाहता था। सदफ अपनी ख्वाबगाह में जहाजी साइज के डबल बेड पे कंधों तक कंबल ओढ़े महवे ख्वाब थी। उसकी आंख खुलने लगी। किसी की गरम गरम सांसें उसके चेहरे और गर्दन से टकरा रही थीं। उसने आंखें खोल के देखा और इत्मीनान की सांस ली। फहद उसके करीब ही लेटा उसकी तरफ करवट लेके उसे गर्दन पे चूम रहा था। सदफ ने लेटे लेटे उसकी खुशबू अपने अंदर उतारी। उनकी शादी को 2 महीने होने को थे। नतिया गली से आने के बाद वो कई हफ्ते शशोपन का शिकार रही थी। नदीम से वो बदगुमान थी। फिर उसे नदीम के बारे में कुछ और बातें पता चली। उसके डिपार्टमेंट की कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने उसके सामने नदीम का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। वो कई टीचर्स के साथ मुलव्वस रहा था। यूनिवर्सिटी के बाहर भी उसके कारनामों की बाज़गुश्त सुनाई देती थी। वो उससे बदजन हो गई और सामना होने पर कतरा कर निकलने लगी। वो कई बार उसके ऑफिस आ जाता मगर वो लिए दिए रहती। वो खुद ही मायूस हो गया। फिर उन्हीं दिनों फहद और उसके घर वाले जवाब मांगने लगे। वो उसे देख के गए थे और पसंद कर चुके थे। सदफ ने हाँ कर दी और उसकी फहद से शादी हो गई। उसे अपने फैसले पे पछताना नहीं पड़ा था। फहद मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ था जो उसका हर तरह से ख्याल रखता था। वो कभी कभी नदीम के बारे में सोचने पे खुद को कोसती थी, मगर वो वक्त गुजर चुका था। अब वो बेहद पुरसकून और अपने शौहर के साथ मुतमईन थी। गुड मॉर्निंग, सदफ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा जो अपना चेहरा उसके करीब लाए हुए पहलू में लेटा हुआ था। गुड मॉर्निंग, फहद ने उसे लेटे लेटे बाहों में भरते हुए कहा। वो उसके सीने से लग गई और उसकी धड़कनें सुनने लगी। ये धड़कनें उसे प्यार का गीत गाते हुए महसूस हो रही थी। वो नगमा जिसके लिए उसने तवील इंतजार किया था, वो आंखें मौन गई। और दूसरी जानिब राहिला की शादी एक बिजनेसमैन शख्स से हो गई थी जो उसके तमाम पुराने जख्मों को मिटाने के लिए काफी था। अब राहिला के हाथ जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे। एक का नाम सुल्तान और दूसरी बेटी फरीहा थी। और खामन बेहद प्यार करने वाला मिल गया था जो राहिला और अपनी औलाद के साथ बेहद मोहब्बत लुटाने में मसरूफ था। बाज दफा इंसान कुछ गलत फैसले कर बैठता है और वही फैसले उसकी तकलीफ का सामान बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदे की आजमाइश को ख़त्म करके फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया वही खसारा पाने वाले लोग हैं, और अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है।